बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जी स्पोर्ट्स के तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। और हफ्ते का पहला शो है और आज जो बड़ी अहम खबर, बड़ी खबर वो ये है कि पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन उमर अकमल को 3 साल का उन पर बैन लगा दिया गया है। आज उनकी हाजिरी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो डिसिप्लिनरी पैनल है उसके सामने लाहौर में। और उस पैनल ने जो है, जो जस्टिस है मीरान शाह चौहान साहब, उन्होंने 3 साल का बैन लगाया उमर अकमल पे स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से। आपको याद होगा कि पीएसएल जब शुरू हो रहा था 20 फरवरी को, तो उसी दिन उमर अकमल को सस्पेंड कर दिया गया था पीएसएल खेलने से। और उन पर दो चार्जेस लगे थे कि उनको ऑफर हुई थी स्पॉट फिक्सिंग करने की और उन्होंने पीसीबी को बताया नहीं। तो आज उसकी हियरिंग हुई और उस हियरिंग के बाद ये बैन लगाया और अब कहा यह गया है कि डिटेल जजमेंट जो है वो चंद दिनों में अनाउंस होगी और उसके बाद उमर अकमल जो है अपील कर सकते हैं, जिस पर डिटेल जजमेंट उनके हाथ में होगी। उसके बाद 14 दिन का उनके पास टाइम होगा अपील करने का इस फैसले के खिलाफ। लेकिन 3 साल का बैन जो था वो बड़ा एक सरप्राइज आया है, इसलिए क्योंकि लोग समझ रहे थे कि क्योंकि एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल के पास केस नहीं गया, डिसिप्लिनरी पैनल के पास केस गया तो बैन कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन, विकेटकीपर, बैट्समैन, और इनको आप रेगुलर देखते हैं टीवी चैनल्स पर, इनके अपने यूट्यूब चैनल पर राशिद लतीफ मौजूद हैं। राशिद, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत? वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है। राशिद, ये जो 3 साल का बैन आया है उमर अकमल के ऊपर, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3 साल का बैन होगा, या आपके जहन में था थोड़ा मतलब साल 6 महीने का बैन लगेगा एट द मोस्ट? वही तो इसमें था कि 1 साल तक तो यकीनन हमारे जहन में था कि 1 साल तो मिनिमम लगेगा, लेकिन इनका जो केस था वो 2 दफा मिलने का था। एक दफा तो जो 1.5 माह पहले पीएसएल से ये मिले थे तो उसका तो एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। ये जो पैनल था, इन्होंने कोशिश की इनसे कि जो आखिरी दफा जब मिले हैं पीएसएल से पहले उसके बारे में मालूमात करने की कोशिश की, जितना मुझे मालूम चला है तो वो शायद कासिर रहे और उसको उन्होंने रिएक्ट किया है और ना मानने की बात की कि ऐसी चीज नहीं हुई। तो इसकी वजह से, क्योंकि जब पीसीबी ने अगर एंटी करप्शन ने हाथ रखा है ना, लगाया है, तो इनके पास चीजें तो होंगी, आपको भी पता है इसमें, तो उनको मालूमात सारी हैं, लेकिन वो बता नहीं सके या बताना नहीं चाहते, जिसकी वजह से इनको 3 साल की पाबंदी लगानी पड़ी। हो सकता है नेक्स्ट हियरिंग जो भी हो, अपील करने का टाइम हो तो ये मान जाए तो शायद 1.5 साल हो जाए, यही हो सकता है। लेकिन राशिद, थोड़ा सा आपके लिए हैरानकुन था कि कितना सीरियस केस है एंटी करप्शन कोर्ट के तहत, और उसमें उमर अकमल ने कोई वकील नहीं किया अपने साथ, और आज जब वो पेश हुए डिफेंस पैनल के सामने तो अकेले पेश हुए, जबकि वो वकील भी कर सकते थे। लेकिन आप थोड़ा सा इस बात, ये हैरानकुन बात कि कितना सीरियस मसला हो उसको इतना लाइटली लिया उमर अकमल ने। देखिए, वकील तो करना चाहिए, जैसा भी केस हो, हल्का हो भारी हो, वो जो बात कर सकते हैं बोर्ड के साथ। मेरे ख्याल से उमर अकेले तो केस नहीं लड़ सकते, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जरा वीक शॉट खेल गई है। हालांकि जोरदार स्ट्रोक खेलते आए हैं सारी जिंदगी, लेकिन यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से रखना चाहिए था। आपका लीगल एडवाइजर साथ हो तो बहुत ढारस होती है और आपको गाइड करता है ठीक तरह से। कुछ लीगल एडवाइजर मिसगाइड भी करते हैं। तो उमर अकमल पे जैसा आप बोलते हैं ना, राशिद लतीफ है, तो उमर अकमल भी उमर अकमल है। लेकिन राशिद, एक बात है कि आज तफजुल रिजवी ने, और ये जो 3 साल का बैन लगा है, और आज तफजुल रिजवी जो लीगल एडवाइजर है बोर्ड के, उन्होंने आज बड़े वाज़ेह अल्फाजों में कहा, उन्होंने कहा कि जी पीसीबी अब इस मामले को बहुत सीरियसली ले रहा है, क्योंकि प्लेयर्स जो है वो सुधर नहीं रहे और बार बार गलतियां प्लेयर्स कर रहे हैं, जबकि उनको हर चीज के बारे में आगाही दी जाती है। और अब ये सिलसिला ऐसा हो गया है कि अगर कोई प्लेयर वायलेशन करेगा एंटी करप्शन कोड की, तो समझ ले बेसिकली कि उसका कैरियर जो है वो खत्म हो सकता है। तो आपको लगता है कि अब थोड़ा सख्ती की तरफ आ रहा है पीसीबी, और ये जो 3 साल का बैन जो उमर अकमल पे मतलब डिसिप्लिनरी पैनल ने लगाया है, ये शायद उसकी तरफ पहला कदम है? यह तफजुल तो आपको भी पता है, बड़े काबिल शख्सियत है और उन्होंने बड़ा काम किया हुआ इस सिलसिले में। लास्ट जब से हम देख रहे हैं सप्तान फाजली के बाद शायद हम उनको देख रहे हैं, क्योंकि हम तो सप्तान फाजली साहब के साथ बड़ा काम किया हुआ है, लेकिन ये बड़े प्रोमिनेंट है और अच्छा काम किया है उन्होंने, ऐसा नहीं है, और काफी डेप्थ जानते हैं। लेकिन इनके हाथ में भी वही चीज है ना कि जो आईसीसी का या पीसीबी का कोड ऑफ कंडक्ट है उसी के ऊपर काम करते हैं ना।
तो बड़ा कोई स्टेप उठा नहीं सकते। जिस तरह से किन से मिले ये रिवील नहीं कर सकते, किन से मिले, क्योंकि सुनने में जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की कोई शख्सियत है, फैसल नाम है उनका, एक मीटिंग कतर में हुई, एक मीटिंग दुबई में हुई, और वही दो मीटिंग्स के ऊपर जो है वो तो मैं और आप क्या सराहियां कर सकते हैं और वहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ऑफिशियली पीसीबी अनाउंस नहीं कर सकता। ये एक बड़ा अलमिया है, क्योंकि कोई एक्ट ही नहीं, क्रिमिनल एक्ट होगा तो जाहिर सी बात है जो दूसरी पार्टी है उसको तो पकड़े हैं आप। तो ये हो सकता है उमर अकमल के केस के बाद थोड़ा बेहतरी कानून साजी में शायद बेहतरी आ जाए और इसको हम पार्लियामेंट से, सेनेट से अप्रूव करा के क्रिमिनल एक्ट के तहत इसको डील करें। तो उसमें फिर है कि जो मेन पार्टी है ना वो तो चलाने वाली है, उसको पकड़ने का है। उमर अकमल कितने आए कितने गए, भाई कल मैं आऊंगा परसों आप आएंगे, ऐसा चलता रहेगा। और हिस्ट्री है 25 सालों से आप देख रहे हैं, और कोई आप गूगल क्लिक तो है नहीं, आपके आंखों के सामने ही हुआ है, सारा कुछ हुआ है। तो ये इनको कानून साजी करनी पड़ेगी, वरना ये रोजाना एक नया स्कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे। लेकिन राशिद एक चीज अच्छी ये हुई है कि अभी जो नासिर जमशेद वाला केस था जो कि शर्जील के केस के साथ ही जुड़ा हुआ था, उसमें जो मैनचेस्टर सिटी कोर्ट था, उन्होंने क्राउन कोर्ट था, उन्होंने जब फैसला सुनाया तो उन्होंने नासिर जमशेद को भी जेल टर्म दिया, और साथ में जो दो बुकीज शामिल थे उनको भी जो है जेल टर्म हुई है। और इससे पहले अगर आपको याद होगा सलमान बट का जब केस हुआ था उसमें भी जो मजहर मस्जिद थे उनको जेल टर्म हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि जेल टर्म नहीं हुई है उन लोगों को जिन्होंने अप्रोच किया प्लेयर्स को, लेकिन हमारे वहाँ पाकिस्तान में ये चीज हमने नहीं होते देखी अब तक। आपने अच्छा सवाल भी किया और बड़ा अच्छा जवाब भी दे दिया कि हमारे पाकिस्तान में नहीं हुई। लेकिन नासिर जमशेद का जो केस था या दूसरों जो उनके साथ साथी थे, वो एनसीए का, नेशनल क्राइम एजेंसी वालों का केस था, क्राइम एजेंसी जो हम क्राइम एक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसके तहत उन्होंने उसको किया। दूसरा जो केस था सलमान बट वाला, वो मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग का केस में नहीं थे, वो डिफॉल्ट बुकीज का था वो, ठीक है ना, उन्होंने धोखाधड़ी की थी बुकीज के साथ, तो उस वजह से था। तो वो डिफरेंट लॉज अप्लाई होते हैं जिसकी वजह से दोनों पार्टी अंदर गई हैं। तो बाकी वही अगर वो स्कॉटलैंड यार्ड के अगर कवानीन हो या एनसीए के हो, क्रिमिनल एक्ट के तहत पाकिस्तान में भी हो, तो दूसरी पार्टी भी अंदर जाएगी। दूसरी और तीसरी इससे ऊपर जो है वो तो कभी नजर नहीं आई। आप 25 साल से काम कर रहे हैं, कभी न, हाँ मुझे और आपको शायद पता चल जाता है ये लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने काम करवाया है, और हमारे आंखों के सामने हमने बहुत सारे लोगों को भी देखा, लेकिन कोई कानून ही नहीं है ऐसा कि कोई उस पर हाथ डाल सकते। पीसीबी तो डाल ही नहीं सकता क्योंकि उनकी ज्यूरिडिक्शन ही नहीं है। बिल्कुल, आज तफज़ुल रिजवी ने भी यही कहा कि उनके भी ज्यूरिडिक्शन नहीं है कि वो बुकीज के ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स कर सके। लेकिन राशिद एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग जो हुई है अभी 2 दिन पहले, वो ये हुई है कि सलीम मलिक पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान, और जब ये जस्टिस कयूम का सिलसिला चला था तो मेरी आवाज आ रही है आपको राशिद? लाइन ड्रॉप हो गई मुझे लगता है राशिद की, और सलीम मलिक का लाइन ड्रॉप हो गई, और राशिद को हम ट्राई करते हैं फिर से। काफी बिजी थे तो उन्होंने कहा था कि जरा मुझे जल्दी ले लीजिएगा। लेकिन बहरहाल सलीम मलिक वाला भी जो केस है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि काफी सालों बाद सलीम मलिक साहब ने जो है फाइनली एक वीडियो मैसेज रिलीज किया लास्ट वीक, जिसमें उन्होंने माफी मांगी कौम से, और उन्होंने कहा जी अगर उनकी वजह से किसी को तकलीफ पहुंची है, उनके जो चीज जो फिक्सिंग के हवाले से जो भी बातें हुई है तो उसके लिए माफी मांगते हैं। प्लस उन्होंने पीसीबी से ये कहा कि जी मैं आईसीसी जी ये राशिद एक आपसे पता एक जाते जाते मुझे पता है दिल्ली में एक सवाल ये करना था कि ये जो एकदम से ये कहा सलीम मलिक वाला जो केस उठा है फिर से, इसके पीछे क्या कहानी? क्योंकि सलीम मलिक वाला तो ऐसा लग रहा था कि सलीम मलिक खुद भी जो है इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अब उनका कोई रोल नहीं होगा क्रिकेट में, लेकिन उनका 19 साल 20 साल बाद आना वापस और ये कहना वीडियो मैसेज में कि जी हाँ मैं माफी मांगता हूँ लोगों से, मेरी वजह से तकलीफ पहुंची और मैं पीसीबी और आईसीसी से पूरा कॉपरेट करने को तैयार हूँ अपने केस के हवाले से। तो ये किस सेंस से ये केस जा रहा है, इसके पीछे क्या आपको लग रहा है? ये जैसे जो आपको पता है हमारे भी पसंदीदा प्लेयर रहे, लीडर बहुत अच्छे रहे मलिक साहब, और बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन ये केस ना ये टोटली पीसीबी के हाथ में है, पीसीबी के हाथ में है, इसमें आईसीसी का इतना रोल नहीं है जिस तरह से शायद मिसगाइड थोड़ा बहुत हम भी हो रहे हैं, तो इसमें कोई हकीकत नहीं है। पीसीबी
के साथ बैठ के जो लॉज हैं, क्योंकि ये केस ऐसा है, ये एंटी करप्शन यूनिट से पहले का है, आईसीसी के ना, ये ना पीसीबी की बनी हुई थी ना, ये उससे पहले का है। तो अगर ये कहना है कि आमिर, शर्जील या दीगर और खिलाड़ी खेल रहे हैं, वो कानून जो बनाए हुए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है ना पीसीबी का या आईसीसी का, उसके तहत खेल रहे हैं। तो मलिक साहब का केस उससे पहले का आप क्या कह सकते हैं। और ये बयान मलिक साहब का है, बड़ा खुशाइन है कि उन्होंने कहा कि मैं ताउन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक सवाल, मैं काउंटर सवाल ये कर सकता हूँ कि किस बात की माफी मांगी ना, मैंने ये माफी नहीं मांगनी चाहिए थी उनको, क्योंकि उनको हाई कोर्ट ने तो क्लियर कर दिया है ना 2008 में। तो किस बात की सेशन कोर्ट ने किया था, राशिद को किया, सेशन कोर्ट, सॉरी, सेशन कोर्ट ने उनको 2008 में किया था, बिल्कुल कर दिया है। तो उसमें फिर वो चीज मुझे क्लियर नहीं हुई कि किस बात की है कि बहुत सारे जो फैन है, हम भी उनके फैन है, कि उनके ना खेलने की वजह से वो माफी मांगते हैं। तो मलिक साहब क्रिकेट कैरियर तो आउटस्टैंडिंग है, और ऐसा नहीं है कि हमारी कोई बहुत लड़ाई हो, लेकिन ये है कि हमारी बात होती है, आपको भी पता है, आपसे भी होती है, हमारे भी होती है। हमारी ख्वाहिश जरूर है कि मलिक साहब किसी तरह एक्शन में जरूर आ जाएं, लेकिन हमारी ख्वाहिश पूरी थोड़ी होगी, क्योंकि कानून जो पीसीबी ने बनाए हुए हैं, उनके साथ मीटिंग हुई, जिस तरह से सलमान बट की हुई या शर्जील की हुई, आमिर की हुई, एक्सेप्ट किया उन्होंने। एक्सेप्ट होने के बाद फिर दीगर अवामिल क्या क्या थे, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, तो सर वो खुलना अगर चाहते हैं तो फिर खोल लें, फिर हम दोबारा 95 में पहुंच जाएंगे, हम सब तक पहुंच जाएंगे। तो ये बड़ा इतना आसान केस नहीं है जितना समझा जा रहा है। ख्वाहिश मेरी भी है, ख्वाहिश भाई आपकी भी होगी, और भी लोगों के बयान थे, जमाम के, सकलैन के, और इनकी हम जिनसे रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन पीसीबी अपने जो वसाइल है या कानून है उसे बाहर थोड़ी जाएगी। वो लोगों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए थोड़ी बैठी हुई है ना, वो अपना पूरा तरीकाकार है। और जिस तरह से आपको भी पता होगा कि तफज्जुल रिजवी साहब ने मिले हैं पहले का, अभी की बात नहीं, पुरानी बात है कि उन्होंने जो चार्जशीट की हुई है उसका जवाब देना पड़ेगा। तो कानून के ऊपर अगर जाते हैं तो भाई इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि जो तफज्जुल रिजवी ने उस पर रिएक्शन दिया, उन्होंने कहा खुशाइन चीज है कि सलीम मलिक साहब कह रहे हैं कि वो कॉपरेट करेंगे। जैसे आपने कहा राशिद के कॉपरेट का मतलब तो फिर बहुत उसका मतलब डिफरेंट उसके मायने निकाले जा सकते हैं कि क्या वो पुरानी चीजें बताएंगे, क्या वो सच बताएंगे, क्या हुआ 90s में जब आप पेश थे इस मैच फिक्सिंग के खिलाफ, आपने आवाज उठाई थी कि क्या 90s की सारी वो बातें बताएंगे, क्या वो उन खिलाड़ियों को जो है बेनकाब करेंगे जो किस चीज में इन्वॉल्व थी, ये चीज है। तो दूसरी चीज सबसे बड़ी बात ये कि तफज्जुल रिजवी ने कहा कि जी हमने 2011 में अप्रैल में हमने मलिक साहब को एक लेटर लिखा था, शोकॉज नोटिस बल्कि भेजा था कि आईसीसी ने हमें कुछ ट्रांसक्रिप्ट भेजे थे। इन्होंने लंदन में 3 मीटिंग्स की थी मलिक साहब ने 2011 में या 2010 में। उसका जवाब आज तक मलिक साहब ने नहीं दिया कि वो मीटिंग्स किस सिलसिले में थी, क्योंकि तफज्जुल का कहना ये है कि वो जो ट्रांसक्रिप्ट है वो काफी जो है मतलब उसमें काफी सवालात है जिनका जवाब बोर्ड को चाहिए। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड केस वैसे नजर आ रहा है राशिद मलिक वाला, ये इतना आसान नहीं है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने पत्ते राइटली खेले ना तो ये सब कुछ उखाड़ के रख सकते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मलिक साहब अगर चाहे तो, अगर कॉपरेट करना चाहते हैं पीसीबी को, आईसीसी को, तो करें। उसमें बहुत सारी चीजें सामने आ सकती हैं, बहुत थोड़ा बिल्कुल उनका नुकसान तो हुआ है, ठीक है, लेकिन बहुत ही बड़ा एहसान करके जाएंगे वो, क्योंकि जो प्लेयर उस जमाने में थे, जो बोर्ड के मेंबर थे, चेयरमैन थे, तो सभी आएंगे लपेट में। सिर्फ ये मलिक साहब की कहानी पाकिस्तान की भलाई के लिए अगर कर सकते हैं ना तो बिल्कुल कॉर्पोरेट करें, उनको ताउन करें, लेकिन उसमें सिर्फ प्लेयर्स का मसला नहीं आएगा, आपके बड़े बड़े ब्यूरोक्रेसी आपकी भागने लगेगी इधर उधर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राशिद, और बिल्कुल आपने सही कहा कि वही है, एक पेंडोरास बॉक्स है। अगर मलिक वाकई सच बोलने पे आ जाए तो फिर तो ऐसी ऐसी चीजें सामने आएंगी जो शायद किसी ने कभी सोची नहीं थी। और बात यह है कि हमें बड़े लोगों ने ये कहा एक वक्त में कि जिनके पास बड़ी पक्की इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो उस इंफॉर्मेशन देने के लिए वो पैसे मांग रहे थे जो कि हम नहीं दे सकते थे। लेकिन बहरहाल काफी चीजें भी छुपी हुई है 90s के हवाले से, उसके बाद 2000 के बाद जो कुछ भी हुआ, बहुत सारी चीजें ऐसी जो अभी भी जो है पैसे पर्दा है,
जिन पर भी राज नहीं खुला इन चीजों का, देखता है। एनीवे राशिद, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे पता है कि आप अपना एक आप कमिटेड है कहीं पर, तो आप जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और हमें प्रोग्राम में आगे चल के सीनियर जर्नलिस्ट भी ज्वाइन करेंगे। इसी पर हम डिस्कशन जारी रखेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक का हमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स और ब्रेक में बड़ी अहम खबर के सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल, उनका भी जो है जो टेस्ट आया कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव आ गया है और लगता ये कि जल्दी जो है इस वबा से जान नहीं छूटने वाली है और ये काफी एक लंबी जो है आगे जंग बाकी है सबके लिए। और इमरान इस्माइल का, गवर्नर साहब का जो है पॉजिटिव टेस्ट आना ये एक बड़ी एक अहम वो है, डेवलपमेंट है और हो सकता है कि इसकी वजह से जो है गवर्नमेंट का जो जिस तरीके से गवर्नमेंट अब तक हैंडल कर रही है इस पैंडेमिक को, शायद उसमें कोई चेंज आए। लेकिन कमिंग बैक टू क्रिकेट, और क्रिकेट की एक्टिविटीज आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से जो है बिल्कुल ही रुकी हुई है और कोई क्रिकेट एक्टिविटीज कहीं नहीं हो रही। लेकिन पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है क्रिकेट में, और आज उमर अकमल पे 3 साल का बैन लग गया। जो उन पर 2 चार्जेस लगाए गए कि उनको अप्रोच की गई थी मैच स्पॉट फिक्स करने के लिए, उन्होंने नहीं इतला की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट को। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, माही भट्टी मौजूद है हमारे साथ। और भट्टी साहब, उमर अकमल वाला जो केस है ये 3 साल बड़ा अनएक्सपेक्टेड मतलब एक अनाउंसमेंट आई है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद साल 6 महीने की ये बात होगी और इस मामले को जो है रफा दफा कर दिया जाएगा। वही था, मेरे लिए भी 3 साल जो है वो बहुत हैरानकुन था। मैं इसको काफी हार्श पनिशमेंट इसलिए समझ रहा हूँ कि जो चार्जेस लगाए गए थे उमर अकमल पे, 2 चार्जेस से 2 डिफरेंट उनको पेशकशें हुई थी, दोनों उन्होंने रिपोर्ट नहीं की थी। तो हर रिपोर्ट पर जो मैंने चेक किया था 6 महीने का बैन था। तो इसका मतलब है कि साल बाद नेक्स्ट ईयर सन में उनको वापस आ जाना चाहिए था। लेकिन अब 3 साल का जो उनको बैन लगाया है, देखिए 2 थ्योरीज हैं। एक तो ये कि जो इनका पास्ट रिकॉर्ड है वो बहुत सारे मामलात में इन्वॉल्व रहे हैं। अगर आपको याद हो, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि 2015 के वर्ल्ड कप में मुझे ऑफर हुई थी, उस वक्त भी उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था। फिर उन्होंने पिछले दिनों मंसूर अख्तर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर है, उन पर इल्जाम लगाया था कि मंसूर अख्तर ने मुझे कैनेडियन लीग में ऑफर की थी, वो आईसीसी ने इन्वेस्टिगेट किया, उमर अकमल उसको भी साबित नहीं कर सके। फिर अदर देन स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग, वो इंडिसिप्लिन की बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हैं। बल्कि मैं अब पता नहीं ये बात करना अच्छा लगता है या नहीं लगता, कादिर भाई अब इस दुनिया में नहीं है, अब्दुल कादिर उमर अकमल की सूरत। एक बार जब उमर अकमल का एक स्कैंडल हुआ, मेरे उनसे बात हो रही थी, तो मैंने कादिर भाई से कहा कि आप उमर अकमल को समझाएं, इतना बड़ा प्लेयर है, इतना टैलेंट है, ये अपने आप को कहाँ इन कंट्रोवर्सीज में फंसा रहा है। तो कादिर भाई ने भी मायूसी में उल्टा मुझे कहा कि यार आपकी बात सुनता, आप इसको समझाने की कोशिश करें। तो देखिए फैमिली भी उमर अकमल के जो इश्यूज हैं उनसे काफी डिसअपॉइंट है। जाहिर है किसी फैमिली के बारे में जब इस किस्म की बातें आएंगी तो वो काफी उसमें मायूसी फैलेगी। लेकिन अब मुझे दूसरा ये लग रहा है कि जब ये अपील में जाएंगे, हो सकता है कि उस वक्त 2 साल का बैन कम करके इनको 1 साल की पाबंदी लगा दी जाए। लेकिन उमर अकमल जैसे बंदे को मेरे ख्याल में किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो खुद इस किस्म की हरकतें कर जाते हैं कि जिसकी वजह से उमर अकमल जो है वो मुश्किल मामला में फंस जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले जो राशिद लतीफ से आपने बात की, वो तफज्जुल रिजवी शाम में ये कर रहे थे, उन्होंने जो एक बात की वो आपने पॉइंट पकड़ लिया, आपने अभी जिक्र भी किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब काफी सख्ती करने जा रहा है इस किस्म के मामला में। तो मेरा ख्याल में या तो फिर क्रिकेट बोर्ड ने कोई लाइन दी है जो जस्टिस मीरा साहब थे उनको, तफज्जुल रिजवी साहब को, तो मेरा ख्याल में अब क्रिकेट बोर्ड शायद एक क्लियर कट चांस ले रहा है। लेकिन जब उमर अकमल पे 3 साल की पाबंदी लग रही है तो दूसरी तरफ आप शकील खान के कमबैक की भी बात कर रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल थोड़ा सा तजाद नजर आ रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा वहीद खान के इमरान खान के बारे में आजकल कहा जाता है
कि इमरान खान वो काम कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। ये शुगर और वीट का जो स्कैंडल आया 20 साल से सब्सिडी का मामला था, उसकी इंक्वायरी करवा दी। तो इमरान खान जो के पेटर्न है, मुझे पता चला है बटी कि उमर अकमल पे ये 3 साल की बैन की बात की गई है, बैन लगाया गया। उसकी वजह शायद ये है कि जब ये आज अपियर हुए तो जज साहब थोड़ा सा इस चीज पे काफी अपसेट हुए कि 2 चार्जेस पे लगे हैं अनरिलेटेड, मतलब 2 दफा इनकी मतलब मीटिंग्स के बारे में जो है वो चार्ज लगे, एंटी करप्शन ने लगाए। एक मीटिंग के बारे में तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन वहां देने की कोशिश की, लेकिन दूसरी मीटिंग के बारे में ये क्लियर नहीं थे और ये सही जवाब दे नहीं पा रहे थे उमर अकमल, और उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे उस चीज को, जिसकी वजह से जज ने शायद उनसे कहा भी कि भाई आप सोच लें अपना मतलब, और अगर आप एडमिट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने आप को कोर्ट की मर्जी पे छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि ये मामला हम जल्दी निपटा दें और आपको पनिशमेंट कम हो। लेकिन उमर उस पर माने नहीं, जिसकी वजह से शायद ये 3 साल का फिर ये बैन लगा है। तो थोड़ा सा उमर का एटीट्यूड का भी मसला है कि ऑब्वियसली बात है कि वो एक चीज को जब खुद ही एडमिट करने को, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है कि उनसे कहाँ उन्होंने गलतियां की अपने कैरियर में और कितना उनका अपना हाथ है अपने कैरियर को खराब करने में, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है अथॉरिटीज को डील करना ऐसे केसेस के साथ। नहीं, ये बात तो आपकी सही है कि एक प्लेयर जब एक तरफ तो वो पहले ये कह रहे हैं कि मैं इसको चैलेंज नहीं करूंगा, फिर जब पेश हुए तो वहां आर्गुमेंट उन्होंने किया, जज साहब नाराज हो गए। लेकिन वही साहब, मैं आपके सवाल से पहले जो बात कर रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि FIA को इस मैच फिक्सिंग की एक इन्वेस्टिगेशन दे दे कि भाई आप अक्रॉस द बोर्ड सलीम मलिक से लेके और आज उमर अकमल तक सारी इन्वेस्टिगेशन करके जो जो लोग इन्वॉल्व हैं एक बार इस गन को साफ तो कर रहे हैं। देखिए, इससे कोरोना का इतना बड़ा पूरी दुनिया में क्राइसिस आया हुआ, अभी आप इमरान इस्माइल साहब की बात कर रहे थे, तो दुनिया कोरोना में फंसी हुई है, लॉकडाउन की सिचुएशन है। पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो नेगेटिव खबरों की वजह से पिछले 8-10 दिन से हेडलाइंस में, तो ये एक अफसोसनाक चीज है। लेकिन इससे देखिए, इस गन से एक बार तो हमें निकलना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने भट्टी साहब के, मतलब हैरत की बात है कि ऐसे वक्त में जबकि मतलब पूरी दुनिया इस वक्त ये कोरोना वायरस को लेकर जो है सबकी नजर इसी के ऊपर है और दुनिया भर में इसी पे बातें हो रही हैं कि कब क्रिकेट जल्द शुरू की जाए। वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट को अगर हम लेते हैं तो वहां पर ये कंट्रोवर्सी चल रही है। सलीम मलिक का ये फिर से केस जो है खड़ा हो गया। और अभी राशिद से जब मेरी बात हो रही थी तो राशिद ये कह रहे थे कि भाई सलीम मलिक साहब ने ताउन का तो यकीन दिलाया है PCB और ICC को, लेकिन क्या वो फिर सारी वो सच्चाई बयान करने को तैयार है, जिसके बयान करने से एक पेंडोरास बॉक्स खुल सकता है पाकिस्तान क्रिकेट में, जिसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुद। देखिए, पेंडोरास बॉक्स तो ऑलरेडी 1 वीक से सलीम मलिक ने खोला हुआ है। वर्ल्ड वाइड हेडलाइन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट से जारी है, सलीम मलिक दोबारा खबरों में आ गए। लेकिन वही सर, आप इतनी जबरदस्त इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते रहे हैं, आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि 2011 में क्रिकेट बोर्ड ने जो ट्रांसक्रिप्ट दिया सलीम मलिक को, वो ट्रांसक्रिप्ट क्या था? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। बिल्कुल, और आज तफजुल ने भी जो मीडिया इंटरेक्शन हुआ उसका, उसमें उन्होंने उसका जिक्र भी किया कि हमने सलीम मलिक से 2011 में इसके बारे में जवाब मांगा था, तो अभी तक उन्होंने जवाब दिया नहीं है। तो पहले तो वो उसका जवाब देके वो जो मीटिंग्स उन्होंने की लंदन में, वो किस सिलसिले में वो मीटिंग्स की और क्या वो मीटिंग्स थी, और उसके ट्रांसक्रिप्ट भी जो है ICC ने भेजे हैं। तो बड़ी लगता यही है कि एक फील आ रही है कि ये जो मामला हैं, चाहे उमर अकमल के हो चाहे सलीम मलिक के हो, कि ये आगे चल के एक मतलब एक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक कंट्रोवर्सी बनने वाली है बड़ी, और ये मामला जो है अब और फैले, ये जो फिक्सिंग का जो इशू है ये और फैलेगा ऐसा लगता है जैसे। या मुझे लग रहा है ये भी कोरोना वायरस की तरह काफी लंबा जाएगा, और ये वो गंध है जो मेरा ख्याल वंस फॉर ऑल इसको साफ करना पड़ेगा। वही खान, मैं आपसे बात कर रहा था सलीम मलिक के उस ट्रांसक्रिप्ट की जो मैंने इन्वेस्टिगेशन की 2010 में। अगर आपको याद हो, बरतानिया के एक जर्नलिस्ट थे मजहर महमूद, वो न्यूज ऑफ द वर्ल्ड के लिए भी उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किए। ये जो सलमान बट, आमिर और आसिफ वाला मसला था, तो मजहर महमूद के साथ सलीम मलिक की लंदन के होटल में 3 मीटिंग्स हुई,
जिसमें सलीम मलिक सारे प्लेयर्स के बारे में जो उस वक्त इनके साथ खेलते थे, कौन क्या क्या करता था, वो मजहर महमूद के साथ जो सलीम मलिक ने जो बातचीत की उस होटल में, वहां पर आईसीसी ने भी, उनका भी नेटवर्क था, वो उनको फॉलो कर रहे थे, सलीम मलिक को भी और मजहर महमूद को भी। तो वो जो बातचीत थी उसका रिकॉर्ड आईसीसी के पास मौजूद है, वो ट्रांसक्रिप्ट है जिसपे आईसीसी जो है वो सलीम मलिक से वजाहत चाह रहा है। तो मेरा ख्याल में अगर सलीम मलिक जस्टिस कय्यूम कमीशन में जब अपीयर हुए थे उस वक्त तो उन्होंने ये सारी बातें नहीं बताई थी। आज अगर वो अपने साथियों के बारे में बातें बताएंगे, सलीम मलिक तो देखें डूब गए, दूसरे भी 2-3 उनके साथ डूब जाएंगे। अब अताउर रहमान भी एक कैरेक्टर थे जो इनोसेंट बनकर दोबारा आ गए। अगर अताउर रहमान के बारे में आज ही मैं एक अखबार में खालिद महमूद साहब का इंटरव्यू पढ़ रहा था कि अगर अताउर रहमान लाहौर हाई कोर्ट में सच बोलते तो एक और फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन को लाइफ बैन हो जाता। लेकिन देखिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो बहुत अफसोसनाक है। मेरे ख्याल में अगर हम पास में देखेंगे तो बहुत ज्यादा गंद है। अगर इस गंद को उछालेंगे तो बहुत सारे लोग जो है उसकी जद में आएंगे, बहुत सारे लोगों के कपड़े गंदे होंगे। लेकिन मैं तो वही खान अब इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि वंस फॉर ऑल एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन करवा दी जाए, एफआईए को कह दिया जाए। देखिए पुलिस के पास जब ये इन्वेस्टिगेशन बातचीत हमारी जारी रहेगी। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, खालिद साहब है, उनकी कॉल जरा ले लेते हैं। जी खालिद साहब कुछ कहना चाहते हैं आप? हेलो हेलो जी 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 खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए। हेलो हेलो जी जी खालिद साहब आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? जी भाई आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। कैसे आप, ठीक ठाक हैं? अल्लाह करम खालिद साहब आपकी दुआएं। हाँ अच्छा वहीद भाई, ये जो उमर अकमल का हुआ है ये बड़ा एक अजीब गरीब किस्म का फैसला है, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक 2-3 चीजें ने वजह करनी चाहिए। अगर कोई इस किस्म की चीजों में एक्टिविटीज में शामिल है या तो उसको बिल्कुल लाइफ बैन कर दें। अगर लाइफ बैन नहीं करना तो उसका कुछ ज़ाब्ते, कुछ उसके वो बनाने चाहिए असूल। लेकिन अब ये जिसमें सजा दी गई है मेरा ख्याल बहुत ज्यादा हार्श है। दूसरा जहाँ तक सलीम मलिक का मामला है, मेरा ख्याल है उसको नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि बहुत मुल्क के लिए बदनामी का बात बन चुके हैं लोग। या तो आप बिल्कुल क्लीन रखें या फिर आप दूसरे रास्ते पे चलें। इस तरह ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। ठीक है खालिद साहब, ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। और आप अपनी राय भी इस पर हम जरूर बात करेंगे। यहाँ पर मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ तो हमारी डिस्कशन जारी रहेगी इस अहम मामले पर। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स और अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ है और बातचीत चल रही है। जो उमर अकमल पर 3 साल का बैन लगा है, इसी सिलसिले में बातचीत हम कर रहे हैं। भट्टी, जो आप बात कर रहे हैं, जो आपकी इतला है कि सलीम मलिक की जो मीटिंग हुई थी, जिन 3 मीटिंग्स के बारे में आईसीसी ने और पीसीबी ने इनसे जवाब मांगा है, तो आप जैसे कह रहे हैं कि मजहर महमूद से वो मीटिंग हुई थी। और मजहर महमूद, जो हमारे व्यूअर्स नहीं जानते हैं, मैं उनको बता दूं कि मजहर महमूद एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, जो कि न्यूज ऑफ द वर्ल्ड एक अखबार निकला करता था, टैबलॉइड। अब वो नहीं निकलता, लेकिन ये वो साहब है जिन्होंने बड़ी बड़ी ब्रेकिंग स्टोरीज दी, और जिसमें के 2010 में जो सलमान भट्ट और मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर वाला स्पॉट फिक्सिंग का जो इशू था वो भी इन्होंने ब्रेक किया था। इन्होंने ट्रैप किया था उनको मजहर मस्जिद के साथ। और एक बड़ा नाम था रिपोर्टिंग में, जिन्होंने बड़ी बड़ी स्टोरियां दी। तो मेरा सवाल ये भट्टी कि अगर सलीम मलिक मजहर महमूद से मिले और उनसे जो बातें की है, ट्रांसलेट में वो बातें आ रही है, कोई और नाम वगैरह आ रहे हैं, तो अब तक ये चीज बाहर क्यों नहीं आई? अब तक मजहर महमूद ने इस चीज को क्यों नहीं, मतलब जो है सलीम मलिक के साथ जो बातचीत हुई इसको बाहर किया? वहीद खान, अगर आपको याद हो, मजहर महमूद भी एक केस में जेल चले गए थे कुछ साल पहले, लेकिन उसने बेसिकली जो एक आइडिया था वो सलीम मलिक से लेके जो मेन उसका स्टिंग ऑपरेशन था जिसपे उसको वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी मिली, वो था ये 2010 का स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल जिसमें सलमान भट्ट, आमिर और आसिफ आए। लेकिन मेरे लिए भी हैरत की बात है कि वो बात फिर आगे जा नहीं सकी। असल में
मजहर महमूद एक और फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे। वो यूके में ही रहते हैं, लेकिन उन कैप्टन को शायद अंदाजा हो गया कि गड़बड़ है, ऐसा ना हो कि ये मेरे साथ कोई हाथ कर दें, तो उन्होंने लास्ट मिनट पे मजहर महमूद के साथ मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन सलीम मलिक शायद आज या कल मैं कहीं पढ़ रहा था, सलीम मलिक कह रहे थे कि वो जो मुझसे जवाब मांगा गया था वो शायद उनसे वो लेटर मिस हो गया है, तो पीसीबी उनको नई कॉपी दे दे, अगर सलीम मलिक उसका जवाब दे दें या वजाहत कर दे। लेकिन मसला ये है कि अब देखिए ना, इंतजाम भी उनके फेवर में आ गए हैं, सकलैन मुश्ताक भी उनके लिए बात कर रहे हैं और भी कुछ लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सलीम मलिक को तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2010 में नौकरी दी थी एजाज भट्ट साहब ने, लेकिन आईसीसी ने इंटरवीन किया। हारून लॉगार्ट उस जमाने में आईसीसी के सीईओ थे, उन्होंने पाकिस्तान को मना किया कि आप सलीम मलिक को नौकरी ना दें। तो अब सलीम मलिक को आईसीसी से भी तो क्लियर होना है। तो अगर सलीम मलिक इंसाफ चाहते हैं तो जिस कोर्ट ने इनको बरी किया है उस कोर्ट में दोबारा एप्लीकेशन डालें, कहें कि आपने मुझे क्लियर कर दिया, पाकिस्तान मुझे अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्लियर नहीं कर रहा। लेकिन अब देखिए, सलीम मलिक एक और मौके की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है क्रिकेट तो नहीं खेल सकते, अब वो कोचिंग में आना चाहते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि सलीम मलिक कहाँ कोचिंग करेंगे? क्या वो पाकिस्तान टीम की कोचिंग के लिए उम्मीदवार हैं? क्योंकि जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और एक वीक से जिस तरह पुरानी कहानियां दोबारा खुलना शुरू हो गई हैं, मुझे नहीं लग रहा पाकिस्तान टीम तो दूर की बात, कोई पीएसएल की फ्रेंचाइज सलीम मलिक को दोबारा ले लेगी। लेकिन जाहिर है उनका राइट है, अगर वो बेकसूर अपने आप को समझते हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन बात ये ना बट्टी कि जो वो बात कर रहे हैं अनकंडीशनल कैसे बोलते हैं कॉपरेशन विद आईसीसी एंड पीसीबी, अब जो नए कवानीन है एंटी करप्शन कोड केस में, जब आप कहते हैं कि जी मैं तैयार हूँ रिहैब प्रोग्राम को मतलब अटेंड करने में या पूरी तरह कॉपरेट करने में, तो उसमें तो फिर बट्टी साहब ये है कि पता नहीं कितने फिर कहानी खुलेगी अगर ऐसा वाकई हुआ कि वाकई अगर सलीम मलिक ने मतलब चीजें शेयर करना शुरू की आईसीसी और पीसीबी के साथ, तो फिर तो वाकई बहुत कहानियां सुनेगी। दूसरी तरफ मेरा सवाल ये बट्टी साहब कि क्या ऐसे तो नहीं कि मलिक जो है, क्योंकि 2000 से वो आउट ऑफ क्रिकेट है, उनका बैन लगा हुआ था, 2008 में बैन हटने के बाद भी उनको मौका नहीं दिया गया, तो 20 साल में वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं चीजों को देखकर कि दूसरे आगे बढ़ गए हैं, दूसरे पोस्टों में भी काम कर रहे हैं, कि शायद अब वो चाहते हैं कि मतलब खुल के आए सामने और जो कुछ हुआ 90s में उसके बारे में खुल के बताएं लोगों को। देखिए, बिल्कुल अगर वो ये चाहते हैं, राइट तो उनका है, लेकिन फिर बहुत बड़े बड़े जो पाकिस्तान क्रिकेट के नाम उस पूरी कहानी का हिस्सा रहे हैं वो भी फिर गंदे होंगे। उनमें कुछ लोग आपको बताया कि इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पर बैठे हुए, तो है तो गम। लेकिन अगर सलीम मलिक ने अलम उठा लिया तो मैं वही ना, आपको शायद उस वक्त मेरी बात आप कह रहे थे साफ नहीं सुनाई दे रही, मैं कह रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एसआईए को इंक्वायरी दे दे कि आप सलीम मलिक से लेकर उमर अकमल तक एक अक्रॉस द बोर्ड क्रिकेट करप्शन की इंक्वायरी करें। जो लोग इन्वॉल्व हैं, एक्स वाई जेड जो भी है, उनको लटका दें और जो बेकसूर है उनको क्लीन चिट दे दें। ये रोज रोज की कहानियां, देखिए पाकिस्तान की बहुत बदनामी हो रही है। हम दुनिया में जाते हैं, लोग कहते हैं यार आपके मुल्क में इतनी क्रिकेट करप्शन है, और अब जिस तरह ये पिछले हफ्ते 10 दिन से ये नया पिंडोरास बॉक्स खुला है, तो ये मुल्क की बदनामी के अलावा कुछ भी नहीं है। अभी फिलहाल तो किसी के हाथ में कुछ नहीं आ रहा। हाँ, 2-4 जो बड़े नाम है उस दौर के, वो नाम दोबारा एक्सपोज होंगे। लेकिन ये भी है ना बट्टी के मलिक का केस इसलिए भी थोड़ा सा यूनिक है कि अगर आप देखें तो 2000 में जब ये मैच फिक्सिंग का सारा चीज सामने आई थी, तो आपको याद होगा साउथ अफ्रीका में किंग्स कमीशन ने हैंसी क्रॉनी को जो है बैन किया था। उन्होंने एडमिट किया मोहम्मद अजहरुद्दीन को, कुछ और इंडियन प्लेयर्स को जो है उन पे बैन लगाए गए, मोहम्मद अजहरुद्दीन पे लाइफ बैन लगाया गया। लेकिन मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बाद में फिर अपना केस लड़ा और कोर्ट से वो क्लियर हुआ, और इस वक्त तो मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वो इस वक्त हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को शायद हेड भी करता है। तो अगर हम वो 2000 की अगर हम बात उठाते हैं तो एक मलिक ही ऐसे एक प्लेयर रह गए उस जमाने में जो कि अभी भी क्रिकेट में नहीं आ पा रहे हैं वापस। बाकी तो उनके साथ जितने लोग थे वो सबके सब किसी ना किसी ओहदे पे या क्रिकेट से इन्वॉल्व है। क्या ये चीज उनको अब खल रही होगी? मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। बल्कि अगर आप आज सुन रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस,
तो मैंने तफज्जुल रिजवी से सलीम मलिक के बारे में सवाल किया था। तफज्जुल रिजवी कह रहे थे कि जब तक सलीम मलिक उस 2011 वाले हमारे लेटर का जवाब नहीं देते, उस वक्त तक सलीम मलिक की वापसी मुश्किल है। तो सलीम मलिक अगर चाहते हैं कि दोबारा मेन स्ट्रीम क्रिकेट में आ जाए, तो उस लेटर का जवाब दे दें। जो ट्रांसक्रिप्ट में वजाहत है वो वजाहत कर दें। दूसरों को गंदा करना है चाहते हैं तो वो भी कर दें, लेकिन बस देख लें कि ये है बड़ा खतरनाक खेल। इसमें ऐसा ना हो कि सलीम मलिक तो पहले से मुश्किल में है और भी लोग मुश्किल में आ जाएंगे। और आपसे बेहतर कौन जानता है कि कितने बड़े बड़े पाकिस्तान के क्रिकेटर्स इन्वॉल्व रहे हैं इस केस में, तो सब फिर गंदे हो जाएंगे। और भट्टी, दूसरी चीज ये कि ये अगर हम देखें तो ये जो सिलसिला है पाकिस्तान में, ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। मतलब ये चल ही रहा है सिलसिला। दानिश अलिया ले लें या उसके बाद फिर सलमान बट ले लें, शर्जील ले लें, ये सिलसिला चलता ही रहा है। आपकी याद होगा अब्दुल रहमान पे एक जमाने में बहुत बड़ा मतलब उंगलियां उठी थी, और भी प्लेयर्स पे उंगलियां उठी है, जिसमें कामरा अकमल थे। आकिब जावेद ने 2010 ऑस्ट्रेलियन टूर के बाद ये तक कहा इंक्वायरी कमीशन के सामने कि हाँ मुझे शक था कि सिडनी टेस्ट में जो रनआउट मिस हुआ था कामरा अकमल से, उसमें कोई चीज सस्पिशियस थी। तो काफी तो सिलसिला चल ही रहा है। अब उमर अकमल पे आके ये बात रुकी है। उमर अकमल पे 3 साल का बैन जो है डिसिप्लिनरी पैनल ने लगा दिया है। लेकिन ये उमर अकमल वाला जो केस है भट्टी, ये थोड़ा सा मतलब कुछ इस पर क्लैरिटी नहीं आ रही, क्योंकि एक तरफ तो आज तफज्जुल रिजवी का भी मैं मीडिया इंटरेक्शन देख रहा था, एक तरफ आप कह रहे हैं कि 2 चार्जेस हैं कि उमर अकमल ने जो है कुछ मीटिंग्स की जिसमें शायद उसको ऑफर हुई और उसने बताया नहीं पीसीबी को। अगर यही बात है सिर्फ कि उसने नहीं बताया पीसीबी को, तो फिर ये 3 साल का बैन है, ये थोड़ा सा मुझे बड़ा मतलब हैरत हो रही है। इसलिए क्योंकि जैसे तफज्जुल रिजवी ने कहा कि जी जो केस था इरफान का, नवाज वगैरह का, उन्होंने कॉपरेट किया बोर्ड के साथ और ये किया और वो किया। तो उमर अकमल तो जब ये चीज मान रहे हैं कि हाँ मैं मिला हूँ और मतलब ऑफर भी शायद गालिबन उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हुई है, जो भी है, तो फिर उमर अकमल को 3 साल का बैन का क्या जवाब बनता है? देखिए, एक तो मैंने जिस तरह पहले कहा कि एक तो उनका जो डिसिप्लिन के हवाले से पुराना रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं था। फिर जो मेरी इत्तलात है, मैं अभी तक पता नहीं रिकन्फर्म उसको नहीं कर सका, लेकिन बहुत ज्यादा मुसद्दिका लोग ये बताते हैं कि पीएसएल का जो ओपनिंग मैच था कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, उस मैच से एक दिन पहले ये वाकया हुआ और उमर अकमल वो सस्पेंड हुए। तो उमर अकमल को उन्होंने ऑफर कर दी थी जिसमें शायद वो एग्री कर गए थे कि वो मैच उसमें स्पॉट फिक्सिंग होनी थी, जिस तरह आपको याद हो शर्जील खान वाला केस 3 साल पहले हुआ था। तो पीसीबी के जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उसमें आईसीसी के लोग भी शामिल थे। ये कतर में जो लीग हुई थी वहां से उमर अकमल को फॉलो कर रहे थे और उनके पास काफी पक्के सबूत थे, जिसके बाद ये मामला हुआ। तो मेरा ख्याल में अब शायद क्रिकेट बोर्ड ने भी तहिया किया हुआ है कि प्लेयर्स को निशाने इबरत बनाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या फिर शर्जील खान की वापसी होगी? लेकिन अगर शर्जील खान वापस आ जाते हैं और उमर अकमल को आपने 3 साल के लिए लटका दिया, तो ये तो मेरे ख्याल से ज्यादती होगी। ये तो फिर आपको एक बैलेंस पैदा करना होगा ताकि किसी को ये शक ना हो कि किसी के साथ कोई सलूक हो रहा है। लेकिन बट्टी, शर्जील का केस तो मतलब बड़ा ओपन एंड शट केस इस सेंस में है कि उसने तो सजा पूरी अपनी कर ली, और जो आईसीसी का एंटी करप्शन कोर्ट के जो तहत जो चीजें हैं, रिहैब प्रोग्राम जो उसने कर लिया, सब कर लिया, तो उसको आप फिर कैसे रोक सकते हैं? मतलब उसके लिए तो फिर आपको कवानीन बदलने पड़ेंगे पीसीबी को अपने। नहीं, देखिए, अगर कानून की बात कर रहे हैं फिर तो सलमान बट ने भी तो पाबंदी पूरी कर ली थी ना, मोहम्मद आसिफ ने भी पाबंदी पूरी कर ली थी, उनको तो पीसीबी ने टीम में मौका नहीं दिया। मोहम्मद आमिर की इतनी मुखालफत थी, मोहम्मद हफीज बोले, अजहर अली बोले, मोहम्मद आमिर को उन्होंने अलाउ कर दिया। तो यहाँ तो देखिए लाइकिंग डिसलाइकिंग तो चल रही है, लेकिन उमर अकमल का अगर आप अदर देन स्पॉट फिक्सिंग, जो पिछली सीरीज श्रीलंका की T20 सीरीज से पहले ये यूएई में खेले, आखिरी जब वनडे हो रहा था दुबई में, इन्होंने वहां भी कर्फ्यू की वायलेशन की थी। तो डिसिप्लिन के हवाले से उमर अकमल का जो पुराना रिकॉर्ड था, मेरा ख्याल वो ठीक है बट्टी, देखिए डिसिप्लिन के हवाले से तो हम मानते हैं कि उमर अकमल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खराब है और कोई ना कोई छोटे मोटे इंसिडेंट में वो जरूर इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये बट्टी कि एक प्लेयर, अगर आपको याद होगा, उमर अकमल ने आज से 1 साल पहले, उससे पहले एक टीवी चैनल पे एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये कहा, मतलब खुल के कहा कि जी 2015 का वर्ल्ड कप जब हो रहा था उससे पहले मुझे ऑफर हुई
मतलब कि आप जल्दी आउट हो जाओ। फिर उन्होंने उस इंटरव्यू में ये तक इंकशाफ किया कि जो सुपर 6 टूर्नामेंट हुआ था हांगकांग में, जिसमें ये गए थे, कि उसमें उनको ऑफर हुई कि जो मतलब वहाँ जो इनके लाइसेंस ऑफिसर थे, जो भी थे परसेंटेज में, उन्होंने ऑफर की थी कि भाई तुम जो है अंडर परफॉर्म करो तो हम तुम्हें इतने इतने पैसे देंगे, जो मैंने, वो कहते जी मैंने मना कर दिया और अपने मैनेजर को मैंने जाके बता दिया। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि एक प्लेयर जो खुद बता रहा है, मंसूर अख्तर का केस भी आपने भी खुद बयान किया कि मंसूर अख्तर का भी उन्होंने बताया कि जी मंसूर अख्तर ने मुझे ऑफर की, तो मुझे एक चीज लॉजिकली समझ में नहीं आ रही, वो ये नहीं समझ में आ रही कि एक प्लेयर जो खुद बता रहा है लोगों को कि मुझे ऑफर्स हुई, तो फिर वो कैसे मतलब इस केस में फंस गया? देखिए, ऑफर्स की तो वो बात कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट इन्होंने नहीं किया ना। 2015 में भी रिपोर्ट नहीं किया। मंसूर अख्तर के बारे में उन्होंने जो इल्जामात लगाए वो मंसूर अख्तर और उमर अकमल के दरमियान का मामला था, लेकिन वहां भी आईसीसी ने जो इन्वेस्टिगेशन की, उमर अकमल उस केस को भी प्रूव नहीं कर सके। तो लेकिन अभी भी वहीद खान, मैं ये समझता हूँ कि उमर अकमल को थोड़ा सा अभी झटका दिया है बोर्ड ने। आगे जाके उमर अकमल को 1 साल की बट ये जो टाइम आज कम है, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं उमर अकमल और मंसूर अख्तर वाला केस आप जो कह रहे हैं, ये बेसिकली मिरर करता है उसी केस को जो सरफराज वाला हुआ था। अगर आपको याद होगा कि सरफराज ने कंप्लेंट की थी आईसीसी को कि कोई एक ग्राउंड्समैन थे, उन्होंने शायद उनको कोई ऑफर की थी और उन्होंने रिपोर्ट कर दी थी आईसीसी को। उसके बाद वो ग्राउंडमैन शायद वहां से हट भी गए। तो मामला तो वही है ना बट्टी के, आप एक बंदे को एक ऑफर होती है, वो बंदा बता देता है आईसीसी को कि यार इसने मुझे ऑफर दी, तो अब उसका फिर क्या एविडेंस क्या आप उसमें मतलब जाके ढूंढेंगे? इसलिए क्योंकि एक प्लेयर जब बता रहा है कि हाँ इसने मुझे ऑफर की थी, जैसे सरफराज ने बताया कि इस बंदे ने मुझे ऑफर की, तो उसके खिलाफ एक्शन भी हो गया। लेकिन मंसूर अख्तर का आप कह रहे हैं कि कोई एविडेंस ही निकला। देखिए वही खान, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी होते हैं ना, कि मंसूर अख्तर ने कभी सरफराज इसको उमर अकमल को कॉल की होगी, उसका रिकॉर्ड, कोई और रिकॉर्ड। इस तरह तो कोई किसी के खिलाफ कल इल्जाम लगा देगा तो उसको साबित तो किसी न किसी अदालत में करना पड़ेगा ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उमर अकमल मंसूर अख्तर के खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सकते। सही भट्टी साहब, टाइम हमारा हो गया खत्म, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, इससे बड़ी लंबी बात की जा सकती है, लेकिन बहरहाल टाइम हमारा खत्म। कल आपसे फिर मुलाकात करते हैं रात को 11 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।